नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो के ज़रिए सविनय अवज्ञा आंदोलन को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप इन क्लासेस को देखते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ, गारंटी के साथ श्योरिटी भी दे सकता हूँ कि आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर यहाँ तक कि यूपीएससी का जो सीडीएस या एनडीए, जहाँ तक कि यूपीएससी आईएएस में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने को दिखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के ये है, कोई भी वनडे एग्ज़ाम में जीके पूछी जाती है, उसमें हिस्ट्री अगर पूछी जाती है तो जो मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक इस हिस्ट्री को कंप्लीट करा रहा हूँ, उसमें से क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। बस आपसे एक चीज़ मुझे चाहिए, वो है सिर्फ आपका सपोर्ट। आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं जो सारी चीज़ें आपको जो फ्री में प्रोवाइड अभी कराई जा रही हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो कहते हैं ना कि जब तक फ्री चीज़ मिलती है तो उसकी कदर नहीं करते लोग, वही है। जब आपको यही चीज़ कोई पेड़ में देगा ना, तो वो भी आपको लेनी पड़ेगी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बस वही कहना चाहता हूँ, जब तक आपके पास समय है तो उस समय का सदुपयोग करके अपने आप को बेहतर बनाइए साथियों, क्योंकि जो चीज़ समय रहती है अगर हम कर लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर भी थोड़े देखेंगे हम, ठीक है। तो हिस्ट्री में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सविनय अवज्ञा आंदोलन अप्रैल 1930 से लेकर के अप्रैल 1934 तक चला था, लगभग 4 साल। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या और इसके क्या कारण हैं, ये क्यों शुरू किया गया, क्या क्या इनकी वजह रही। तो देखो, नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट कारण है इसका। जो जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समक्ष प्रस्तुत की थी, तो इसको अस्वीकृत कर दिया था। किसने? डिसओबे कर दिया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उसमें गांधी जी की 11 मांग थी, 11 डिमांड्स थी, उन डिमांड्स को भी खारिज कर दिया गया था। ये दो कारण, साथ में ही एक बारदौली सत्याग्रह का सफल होना और नमक कानून का बनना और उस नमक कानून को तोड़ना, यही एक कारण है कि सविनय अवज्ञा का असफल होना। तो क्या हुआ था कि जो बारदौली सत्याग्रह है, यहाँ पर लगान 30% तक बढ़ा दिया था अंग्रेज़ों ने, जो कि पहले 6% हुआ करता था। तो जब ये सफल हुआ बारदौली सत्याग्रह, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में, तो 30% से 6.03% ये डिसाइड किया गया और इस बारदौली सत्याग्रह को सफल माना गया। अब्बास तैयब जी भी इसमें शामिल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसमें शामिल थे। तो जो बारदौली की जो महिलाएं थीं, उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी कि आप हमारे सरदार हो, आपने ही इस कारनामे को करके दिखाया है। तो इस सत्याग्रह का सफल होना, क्योंकि 1920 तक ही सत्याग्रह सफल हो पाए थे, 1920 के बाद 1928 तक कोई सत्याग्रह नहीं चला था, क्योंकि जो भी सत्याग्रह चले वो सफल नहीं हो पाए। तो यही एक अच्छा सत्याग्रह था जो बारदौली में सफल हो पाया था। इससे इनको एक मोटिवेशन सा मिला और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब हम आंदोलन के जरिए अपने देश को आज़ाद करा सकते हैं। और एक जो नमक कानून था, अब ये नमक कानून क्या था? नमक कानून जो बिल था, ये कानून एक तरह से कानूनी तरफ से कानून बना दिया गया था, लॉ बना दिया गया था एक। अब ये 1882 में जब लॉ बना, तो जब से ये चला आ रहा था, अब ये इस लॉ में क्या था, इस लॉ में अंग्रेज़ों के पास सारे अधिकार थे, कोई भारतीय नमक नहीं बना सकता था और व्यापार भी कोई भारतीय नहीं कर सकता था नमक का, और टैक्सेस भी बहुत सारा बढ़ा दिया गया था सॉल्ट पर। बस इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए क्या हुआ था, इस नमक कानून को महात्मा गांधी ने एक मुद्दा बनाया और कहा कि यही, इस नमक पर ही पूरा देश इकट्ठा हो सकता है, क्योंकि नमक मूलभूत आवश्यकता होती है हर भारतीय की, तो उसको ये अधिकार मिलना चाहिए। तो बस यही एक मुद्दा उठा लिया महात्मा गांधी ने और पूरे भारतवर्ष में इसको प्रचार प्रसार कर दिया। अब इसको प्रचार प्रसार जब किया, तो ये क्या अकेले महात्मा गांधी ने ही सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च जो की थी, क्या वो अकेली दांडी मार्च ही चली थी या फिर कई सारी ऐसी और मार्च थी जो चली थी? हाँ, और मार्च कई सारी ऐसी थी
जो महात्मा गांधी के साथ बड़े बड़े लीडर्स साउथ में, दक्षिण में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में बहुत सारी यात्राएं की और उन यात्राओं के जरिए ही इस भारत देश में इस आंदोलन को सफल बनाया गया। अब देखो, महात्मा गांधी ने इसको शुरू किया तो ये प्रेरणा ली थी हेनरी डेविड थैरियो से, और सविनय अवज्ञा की घोषणा की थी इन्होंने। इस नमक कानून का उल्लंघन किया था। कैसे किया था उसको हम आगे पढ़ेंगे। 12 मार्च साबरमती आश्रम से चलेंगे, इन्होंने ये एक योजना बनाई और 5 अप्रैल 1930 को दांडी साबरमती से दांडी तक नवसारी गुजरात पहुंचेंगे और वहां जाकर 6 अप्रैल 1930 को कानून को तोड़ेंगे। ये इन्होंने यहाँ पर योजना बनाई। जब ये योजना बनाई तो यहाँ पे एक बात आती है कि क्या ये 6 अप्रैल ही तारीख क्यों रखी? 6 अप्रैल तारीख इसलिए रखी थी क्योंकि 6 अप्रैल से लेकर के 13 अप्रैल तक एक सप्ताह मनाया जाता है। उस सप्ताह का नाम है जलियांवाला बाग सप्ताह। तो उस सप्ताह के उपलक्ष्य में ही इस 6 तारीख को रखा गया था, क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस याद को न भुलाया जा सके, इसीलिए इसको 6 अप्रैल तारीख इसकी रखी गई। उसके बाद क्या हुआ, दांडी मार्च की शुरुआत की इन्होंने 12 मार्च को, 6 अप्रैल मैंने बताया ना, पीछे शायद मैंने 6 मार्च बोल दिया। 6 अप्रैल 1903 को नमक कानून तोड़ा था इन्होंने। तो 12 मार्च को इन्होंने क्या किया, शुरुआत की। 24 दिन लगे। यात्रा 241 मील्स थी, यानी कि 385 किलोमीटर। सहयोगी इनके साथ थे, वो थे 78, और जी 78 से लेकर के करीब 1000 से ऊपर संख्या पहुंच गई थी जब ये दांडी पहुंचे तब तक। पटेल जी गिरफ्तार क्यों हुए थे 6 मार्च को? क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि पटेल भाई साहब आप निकल जाओ, और अगर आगे कोई रास्ता ख़राब होता है तो आप हमको सूचित करना। तो जब पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुँचे, सबसे पहले पहुंच गए थे, तो ये अंग्रेज़ों को पता चल गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को जब पता चला तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले गिरफ्तार कर लिया 6 मार्च को, और 9 मार्च को तो उनको सज़ा भी सुना दी और ये कहा कि इनको 3 महीने तक जेल में कारावास होगा। कोई नहीं, चलता रहा। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। आगे चलते चलते क्या हुआ, महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी डेट बताएंगे, 5 मई को गिरफ्तार किया गया था। उसको आगे पढ़ेंगे, पहले यहाँ समझिए। जो यात्रा के दौरान रघुपति राघव राजाराम जो भजन था वो उसको गाया गया था। एस.सी. बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन बोनापार्ट के पेरिस मार्च से की है। एस.सी. बोस कंपेयर्ड इट टू नेपोलियंस मार्च ऑन पेरिस। गांधी जी का जो पसंदीदा भजन था वो वैष्णव जन तो था, जो नरसिंह मेहता ने लिखा था। उसके बाद यहाँ पे मैं बात करूँ तो 9 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था, इस सविनय अवज्ञा कार्यक्रम को घोषित कर दिया गया था। इसमें इन्होंने 9 अप्रैल को बताया कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो दोस्तों, कर को नहीं देना है किसी को, न लगान देना है, शराब की दुकानों पर धरना धरो, धार्मिक एकता बनाए रखो, छुआछूत को मत मानो, स्वच्छता बनाए रखो, स्वदेश के लिए लड़ते रहो, अनैतिक कानून का उल्लंघन करो। ठीक है। महिलाओं के लिए इन्होंने क्या हुआ था, महिलाओं के लिए जो अनुमति मिली थी, क्योंकि गांधी जी की साथ यात्रा में महिलाओं ने भी बहुत सारा योगदान दिया। तो ये कमला देवी चट्टोपाध्याय थी, इन्होंने महात्मा गांधी जी से रिक्वेस्ट करी, और रिक्वेस्ट करने के बाद इन्होंने ये अनुमति ले ली कि अब महिलाएं भी इस यात्रा में शामिल होंगी और अपनी भूमिका निभाएंगी। अब यहाँ पर मैं बात कर लूँ, इस यात्रा के दौरान जो दांडी मार्च थी, इस दांडी मार्च की यात्रा के दौरान साउथ में, दक्षिण में या फिर पूर्व पश्चिम में जो यात्रा चली वो कौन कौन सी थी? हाँ, वो यात्रा चली थी तो सबसे पहली मेन यात्रा है तमिलनाडु में विरोध। सी राजगोपालाचारी की एक यात्रा है जो तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम की यात्रा है 155 किलोमीटर की, और वो कितने किलोमीटर की थी? 385 किलोमीटर की दांडी मार्च। ठीक है। फिर दूसरी केरल मारावाल तट पर के कलप्पन ने शुरू करी थी, उनके साथ टी.के. माधवन भी थे, और कर्नाटक में नमक डिपो पर हमला किया। अब नमक डिपो क्या है? नमक डिपो एक नमक का गोदाम हुआ करता था, तो उस गोदाम को लूटा गया। एक तरीके से एक्शन था वो। यूपी में जवाहरलाल नेहरू सक्रिय थे, उड़ीसा में गोपी बंधु चौधरी सक्रिय थे, बिहार में राजेंद्र प्रसाद जी अपनी मजबूती के साथ लड़ रहे थे, बंगाल में सुभाष चंद्र बोस थे,
पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम लाल कुर्ती आंदोलन का जनक, खुदाई खिदमतकार की स्थापना इन्हीं ने की थी। खुदाई खिदमतकार का मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर का सेवक, जो 1929 में इन्होंने स्थापना करी। ये खान अब्दुल गफ्फार खान ऐसे व्यक्ति हैं जिनको 1987 में भारत का, खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी व्यक्ति जिनको भारत रत्न मिला था। इनको बादशाह खान भी कहते हैं, बच्चा खान भी कहते हैं, इनको सरहदी गांधी यानी फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जो विद्रोह कर रहे थे वो थे यदुनांग जी, उनकी पत्नी रानी ग्याडनल्यू, जो हरक्का धर्म की इन्होंने स्थापना करी थी। 5 मई 1930 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल पुणे महाराष्ट्र में कैद कर दिया गया। अब महात्मा गांधी ने पहले ही योजना बना रखी थी कि अगर मुझे कोई गिरफ्तार करे तो दोस्तों अगला लीडर कौन होगा वो मैं अभी से बता देता हूँ। तो अगला जो लीडर था वो था अब्बास तैयब जी। अब अगला जो नेतृत्व अब्बास तैयब जी ने जब किया तो अब्बास तैयब जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद जो नेतृत्व किया वो सरोजिनी नायडू ने किया, और सरोजिनी नायडू के वक्त कुछ एक्शन हुए और उन एक्शन का नाम है धरसाना नमक डिपो पर हमला, यानी धरसाना नमक गोदाम पर हमला किया गया। और उसी वक्त एक पत्रकार था जर्नलिस्ट वेब मिलर। अब जब धरसाना नमक डिपो पर हमला हुआ तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों को लाठी डंडे से पीटा गया, बहुत सारे वहाँ के स्थानीय लोगों को मारा गया, पीटा गया। और ये सारा जो रिकॉर्ड कैद किया, उसकी पिक्चर्स क्लिक की, वो की थी सिर्फ एक व्यक्ति ने, वो था वेब मिलर। और ये वेब मिलर एक ऐसा व्यक्ति था, इसने क्या किया कि अपने पत्रकारिता के दम पर, सिर्फ अपने पत्रकारिता के दम पर पूरे विश्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का पर्दाफाश कर दिया और इसको पूरे विश्व में इसका बेनकाब करके और ये दिखाया कि किस तरीके से ये भारतवासियों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहाँ पर व्यापार के माध्यम से उनको कब्जा रहे हैं, उनकी ज़मीनों को हड़प रहे हैं और उनके कर को डबल, और ये यूँ कहें इस तरीके से उनको परेशान कर रहे हैं कि मतलब कुछ कह ही नहीं जा सकता। तो ये सारी बातें विश्व में जब पता चली तो वेब मिलर के ही जरिए विश्व का जब दबाव पड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी पर, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने तुरंत इस एक्शन को बंद किया और ये कहा कि हम आपकी बात को मानेंगे। तो जब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सफल होता आया, फिर इनकी मांगों को थोड़ा थोड़ा असहयोग जो गोलमेज सम्मेलन है उसके माध्यम से माना गया। लेकिन क्या ये पूरी तरीके से माना गया था, इसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद सरोजिनी नायडू को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। यरवदा जेल महात्मा गांधी जहाँ पर कैद थे वहाँ पर इनको भी उन्हीं के साथ भेज दिया गया। विनोबा भावे पहली बार सरोजिनी नायडू के बाद नेतृत्व करने आए और मदन मोहन मालवीय भी इनके बाद आए। जो मदन मोहन मालवीय थे वो केंद्रीय विधानसभा में एक विधायक के पद पर तैनात थे, तो इन्होंने क्या किया, उस विधायक के पद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आई होंगी। और क्लास अगर अच्छी लगे तो कृपया इसको सपोर्ट ज़रूर करें साथियों। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोगों को। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारा भी कुछ सपना है वो आपसे जुड़ा हुआ है। अगर आप सफल होते हैं तो हम भी सफल होते हैं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय।